सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जेके सिम क्लब में। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और थोड़ा चौंका देने वाले मार्केट इवेंट का डीप डाइव करने वाले हैं। बात कर रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड यानी MSUMI की। हाल ही में 4 अगस्त को इस स्टॉक में एक अचानक और तेज गिरावट देखने को मिली। अब आमतौर पर क्या होता है, ऐसी अचानक आई गिरावट से मार्केट में एक डर का माहौल बन जाता है। लेकिन यहाँ घबराना नहीं है। आज हम डेटा और फैक्ट्स को सामने रखकर इस करेक्शन की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे। आखिर इस रिएक्शन के पीछे ठोस कहानी क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम एग्जैक्टली क्या देखने वाले हैं। पहले कंपनी के बिजनेस को थोड़ा करीब से समझेंगे, फिर इस अचानक आई गिरावट का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद इनके फंडामेंटल और टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं वो जांचेंगे। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को टॉलेंगे और अंत में समझेंगे कि मार्केट की साइकोलॉजी यहां कैसे काम कर रही है। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के बिजनेस और उसके कोर मॉडल से। अब थोड़ा सोचिए, 4 अगस्त को एक ही दिन में MSUI का स्टॉक 41.48 रुपीस से गिरकर सीधा 39.64 के आसपास आकर बंद हुआ। ये पूरी 4.44% की तेज गिरावट थी। जब किसी ऐसी बड़ी वेल एस्टैब्लिश कंपनी में जो ऑटो सेक्टर में इतनी मजबूत पकड़ रखती हो ऐसी गिरावट आती है तो पूरे बाजार की नज़र उस पर चली जाती है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? इस रहस्य को सुलझाने के लिए पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यह कंपनी असल में करती क्या है, क्योंकि बिना बेस समझे हम नंबर्स को नहीं समझ सकते। देखिए, MSUMI का मेन काम है वायरिंग हार्नेस बनाना। अब ये क्या होता है, इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे शरीर में नसों का एक जाल होता है जो दिमाग से निकलकर पूरे शरीर को सिग्नल्स भेजता है। बिल्कुल वही काम गाड़ियों में वायरिंग हार्नेस करता है। ये किसी भी वाहन का एकदम नर्वस सिस्टम है। इंजन से लेकर डैशबोर्ड, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, लाइट्स और आजकल के एडवांस सेंसर्स तक हर जगह पावर और डेटा पहुंचाने का काम यही तारें करती हैं। चाहे वो एक नॉर्मल पेट्रोल कार हो या आज की हाईटेक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके बिना गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। और इसी स्पेस में इनकी पोजीशन बेहद स्ट्रांग है। ये ऑटो एंसिलरी सेक्टर के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। ये सिर्फ तारे नहीं बनाते, बल्कि गाड़ी के डिजाइन और एरोडायनामिक्स के हिसाब से पूरा कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम तैयार करते हैं। दुनिया के लगभग सभी बड़े ऑटो OEMs यानी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के साथ इनकी दशकों पुरानी बेहद गहरी साझेदारी है। सबसे खास बात तो ये है कि इनका प्रोडक्ट ट्रेडिशनल गाड़ियों के साथ साथ नए जमाने की गाड़ियों के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो बुनियाद के मामले में कंपनी बिल्कुल सॉलिड और फ्यूचर रेडी नजर आती है। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं। आखिर उस दिन ये बड़ी गिरावट आई क्यों? उस दिन मार्केट की घबराहट स्क्रीन पर साफ दिख रही थी। एक भारी हाई वॉल्यूम सेल ऑफ देखने को मिला। करीब 1.6 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए। जब भी वॉल्यूम इतना ज्यादा हो और प्राइस लगातार गिर रहा हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि बाजार में काफी भारी सप्लाई प्रेशर था। दिन की शुरुआत ही कमजोरी से हुई और स्टॉक लगातार अपने इंट्राडे लो यानी लगभग 39.46 के आसपास ही स्ट्रगल करता रहा। इसका मतलब है कि छोटे ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नए सौदे लेने से बच रहे थे, थोड़े सतर्क थे। अब इस दबाव के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर्स एक साथ मिल गए थे। एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था। सबसे बड़ा रीजन था प्री अर्निंग्स कॉशन। कंपनी की पहली तिमाही यानी Q1 के नतीजे और बोर्ड मीटिंग आने वाली थी और हम सब जानते हैं ऐसे बड़े इवेंट से ठीक पहले बड़े मार्केट प्लेयर्स अक्सर डिफेंसिव हो जाते हैं। दूसरा कारण, उस वक्त ऑटो सेक्टर की ओवरऑल डिमांड में थोड़ी सुस्ती का माहौल था। तीसरा, स्टॉक पहले से ही काफी ऊपर के लेवल्स पर था तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का आना स्वाभाविक था। और चौथा, उस दिन पूरे बाजार और खासकर मिड कैप स्टॉक्स में एक जनरल कमजोरी थी। इन चारों चीजों ने मिलकर इस गिरावट को ट्रिगर किया। अब इस एक दिन के हंगामे से थोड़ा बाहर निकलकर एक न्यूट्रल नजरिए से कंपनी की एक्चुअल फंडामेंटल और टेक्निकल स्थिति पर नजर डालते हैं। अगर हम डेटा और नंबर्स की बात करें तो तस्वीर काफी क्लियर होती है। इनका मार्केट कैप 27,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो इनको एक मजबूत मिड कैप कंपनी बनाता है। PE रेशियो लगभग 39 के आसपास है, जिसका मतलब है कि मार्केट इसे उसके पीयर्स के मुकाबले एक प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। लेकिन यहां जो सबसे कमाल का मैट्रिक है जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है इनका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो मात्र 0.13 है। ऑटो एंसिलरी जैसे साइक्लिकल बिजनेस में जहां उतार चढ़ाव आम होते हैं, वहां कर्ज का इतना कम होना किसी ताकत से कम नहीं। साथ ही इनके ROE और ROCE हिस्टोरिकली काफी हेल्दी रहे हैं।
वहीं अगर इनके टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो स्टॉक अभी ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन दिखाकर एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया है, यानी एक ठहराव आ गया है। ये अभी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास या कहीं थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये बिल्कुल भी पैनिक करने वाली स्थिति नहीं है। हाँ, गिरावट के दिन जो अचानक वॉल्यूम बढ़ा वो इस बात को जरूर कंफर्म करता है कि उस दिन सप्लाई यानी बिकवाली का दबाव एक्टिव था। ऐसे कंसोलिडेशन फेजेस अक्सर तब तक चलते हैं जब तक मार्केट को कोई नया ट्रिगर ना मिल जाए। और चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के गेम को समझना बहुत जरूरी है। नीचे की तरफ एक बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन यानी सपोर्ट एरिया है जो 35 रुपए से 36 रुपए के बीच में है। ये वो लेवल है जहां हिस्टोरिकली लंबी अवधि के निवेशक आकर स्टॉक को संभाल लेते हैं। वहीं ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन यानी रेजिस्टेंस है 45 रुपए से 50 रुपए की रेंज में। यहां पहुंचते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और सप्लाई तेजी से बढ़ जाती है। किसी के लिए भी इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म लेवल्स को ध्यान में रखना काफी काम आ सकता है। तो अब तक की बातों से हमने क्या समझा? आइए एक बैलेंस बनाते हुए इस बिजनेस मॉडल के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को एक साथ तौल कर देखते हैं। पॉजिटिव साइड पर देखें तो इनके पास दुनिया के सबसे टॉप ऑटो ब्रांड्स का साथ है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी खूबी है इनकी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अडेप्टेबिलिटी। आने वाला वक्त कंप्लीटली ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों का है और ये कंपनी उस नए आर्किटेक्चर के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं। इन्हें कॉपर और प्लास्टिक जैसे कच्चे माल की कीमतों का भारी दबाव झेलना पड़ता है। जब इनकी ग्लोबल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इनके प्रॉफिट मार्जिन सीधा हिट होते हैं। साथ ही ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड साइकिल पर भी इनका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। और रिस्क की बात करना तो सबसे जरूरी है। यहां एसेंशियली 3 बड़े रिस्क हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहला, वैल्यूएशन रिस्क। जब किसी स्टॉक का PE 39 का हो तो वहां परफॉर्मेंस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। नतीजों में थोड़ी सी भी कमजोरी आई तो स्टॉक बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसा हमने देखा। दूसरा, कमोडिटी रिस्क। जैसा मैंने अभी बताया कि कॉपर और प्लास्टिक के ग्लोबल दाम इनके मुनाफे को काट सकते हैं। और तीसरा, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। इनके क्लाइंट्स भले ही बड़े हैं पर अगर उन गिने चुने टॉप ऑटो निर्माताओं की सेल्स पर असर पड़ता है तो इनका पूरा का पूरा बिजनेस तुरंत प्रभावित होता है। तो आखिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए मार्केट साइकोलॉजी को समझते हुए आज के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। शेयर बाजार का एक बहुत बड़ा सच है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी तिमाही नतीजे से पहले बाजार में अनिश्चितता चरम पर होती है, जिससे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स घबराकर बिकवाली करते हैं। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले होते हैं तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। जो लोग सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों के लिए मार्केट में होते हैं वो अक्सर ऐसी पैनिक सिचुएशंस में घबरा जाते हैं। 4 अगस्त को SMUI में जो हुआ वो इस मार्केट साइकोलॉजी का एक एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां एक्चुअल फंडामेंटल से ज्यादा डर और अनिश्चितता हावी हो गई थी। इसलिए यहां सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट वाले व्यक्ति को इन डेली के उतार चढ़ाव और शोर शराबे से दूर रहना चाहिए। असली फोकस कहां होना चाहिए? बिजनेस की क्वालिटी पर, सेक्टर के आगे के आउटलुक पर और सही वैल्यूएशन पर। अगर कंपनी का फाउंडेशन मजबूत है तो ऐसी शॉर्ट टर्म गिरावट बस एक रूटीन करेक्शन होती है। इसे किसी कोर फंडामेंटल फेलियर का संकेत नहीं मानना चाहिए। ऐसे वक्त में शांति से लॉन्ग टर्म स्टोरी पर टिके रहना ही सबसे बेहतर होता है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बेहद इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करेंगे। बस सोचकर देखिए, क्या 1 या 2 दिन का ये शॉर्ट टर्म करेक्शन इस कंपनी की उस लंबी भूमिका को बदल देगा जो वो भारत के ऑटो सेक्टर के नर्वस सिस्टम के रूप में इतने सालों से निभा रही है? शायद बिल्कुल नहीं। असल सीख यही है कि इवेंट्स तो आते रहेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घबराहट भी होती रहेगी, पर फोकस हमेशा बिजनेस मॉडल की ताकत और उसके लंबा चलने की क्षमता पर होना चाहिए। और हाँ, अंत में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। ये पूरा विश्लेषण और आज की चर्चा सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशन के उद्देश्य से तैयार की गई थी। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या खरीदने बेचने की सिफारिश बिल्कुल नहीं है। कृपया किसी भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा से इस तरह के अचानक मार्केट मूवमेंट्स को समझने में आप सबको काफी मदद मिली होगी। ऐसे ही क्लियर और तथ्यात्मक लर्निंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।